तो प्रिय विद्यार्थियों, हम हमारे जो इतिहास विषय के अंतर्गत जो पहला जो हमारा पार्ट था, उस पहले पार्ट का आज हम आखिरी प्रश्न करने जा रहे हैं। यानी जो पहली इकाई है, उस इकाई के अंदर हम आज का हमारा प्रश्न है। उसी प्रश्न के अंतर्गत हम जब थोड़ी सी पीछे की चर्चा करते हैं तो हमने पिछले प्रश्न में जो चर्चा की थी वो थी, यानी जो उत्तर ऋग्वेदिक जो काल था हमारा, उस उत्तर ऋग्वेदिक काल के अंदर हमारा जो राजनीतिक संगठन कैसा था। यानी उस समय एक राजा हुआ करता था, उस राजा के नियंत्रण के अंदर कितने प्रकार के मंत्री थे, किस प्रकार जिस तरह सेनापति हुआ करता था, उसके बारे में हमने पिछले प्रश्न के अंदर चर्चा की। तो उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो नया प्रश्न है वो है गणराज्यों की शासन प्रणाली। यानी जो महात्मा बुद्ध के काल से ही जो इस भारत भूमि पर या इस भारतीय धरा के ऊपर अलग अलग गणराज्य हुआ करते थे। गण का मतलब होता है यानी एक ऐसा स्थान जहां का प्रशासन एक मुख्य व्यक्ति के हाथ में न होकर के, यानी जनता द्वारा जिसको चुना जाता है उसी प्रकार। तो जिस प्रकार हमारे यहाँ जो बौद्धकालीन जो हमारा समाज था वो या जो भारत था, उस भारत के अंदर जो 16 प्रकार के महाजनपद थे, उस महाजनपदों के अंदर कुछ ऐसे महाजनपद थे जिसके अंदर राजतंत्रात्मक यानी राजा का शासन हुआ करता था, और उसके अंदर कुछ यानी 2 या 4 हम कह सकते हैं ऐसे महाजनपद थे जिसके अंदर यानी एक राजा का तो शासन हुआ करता था, उसको गणपति कहा जाता था, जिसका यानी जो निर्वाचन हुआ करता था वो क्या है, वहां की जो प्रत्यक्ष जनता थी उस प्रत्यक्ष जनता के द्वारा ही किया जाता था। तो इस प्रकार जो भारत के अंदर उस समय यानी जो ऋग्वेदिक काल या जो उत्तर वैदिक काल या जो बौद्ध काल था, उस काल के अंदर जो बड़े बड़े जो गणराज्य थे, उन बड़े बड़े गणराज्यों के अंदर यानी शासन प्रणाली कैसी थी, यानी जो बड़े बड़े गणराज्य थे उन गणराज्यों का जो राजा हुआ करता था, वो राजा वहां का जो प्रशासन था वो प्रशासन किन व्यक्तियों के माध्यम से चलाता था। जिस तरह वर्तमान समय में हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा या जो संसद है, इस संसद के अंदर जितने भी जो मंत्री परिषद के जो लोग हुआ करते हैं उनकी सहायता से किस प्रकार एक भारत का जो गणपति या जो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है वो कैसे यहाँ के शासन चलाता है। तो उसी प्रकार हम अब चर्चा करेंगे किस पर, गणराज्यों की जो शासन प्रणाली। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं भी उस समय बड़े बड़े जो गणराज्य थे वो कौन कौन से थे। बड़े गणराज्य से जिस तरह कपिल वस्तु के ऊपर शाक्यों का शासन था, रामग्राम के ऊपर कोलियों का, पावा जो क्षेत्र था उसके ऊपर माल्य जो जनजाति थी या जो कह सकते हैं वंश के थे उनका शासन था, वैशाली के ऊपर लिच्छवी, मिथिला के ऊपर विदेहों का, और कुशीनगर के अंदर मल। इसी प्रकार हम अनेक और गणराज्य थे जिस गणराज्यों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, जिस तरह मगध था, उसके बाद में अंग था। यानी ये जो अलग अलग गणराज्य थे उन गणराज्यों के ऊपर यानी वहां का जो शासन चलाने वाला या जो वहां का प्रशासन था वो प्रशासन किन व्यक्तियों के हाथों में हुआ करता था, और उसके चलाने की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया आज के हमारे वर्तमान समय का जो शासन है उस शासन से लगभग मिलती जुलती थी। तो उसी प्रकार ये जो कपिल वस्तु यानी ये बड़े बड़े जो गणराज्य थे, इन गणराज्यों के अंदर शासन प्रणाली कैसे चलती थी और उन शासन प्रणाली को कितने रूपों में विभाजित करके, और वहां का जो एक गणपति मुखिया या जो राजा हुआ करता था वो अपने मंत्रियों के यानी मंत्रियों की सहायता से कैसे अपना, जिस तरह हम चर्चा करते हैं कपिल वस्तु के अंदर जो शाक्यों का जो शासन था वो शाक्य राजा हुआ करते थे, वो कैसे अपने मंत्रियों, अमात्यों, वजीरों इनकी सहायता से कैसे अपने जो कपिल वस्तु का जो क्षेत्र था उस कपिल वस्तु के क्षेत्र में कैसे वहां का प्रशासन की सार संभाल करता था, और उस सार संभाल के बाद में वहां के जो लोग हुआ करते थे उन लोगों के सामने जो समस्याएं आया करती थी उन समस्याओं का कैसे एक राजा द्वारा व्यक्तियों के द्वारा जब उस समस्या से अवगत कराया जाता था राजा को, तो उस अवगत कराने के बाद में कैसे वो राजा अपने जो क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करता था। इस शासन प्रणाली के अंतर्गत जो पहला हमारा जो बिंदु है वो क्या है, पहला जो बिंदु है वो है शासन का स्वरूप। यानी ये जो गणराज्य हुआ करते थे इन गणराज्यों के अंदर जो शासन चलाने का जो तरीका था उस शासन चलाने के तरीके का स्वरूप कैसा था, कैसे उस शासन को संचरित किया जाता था और कैसे उन शासन को जनता के ऊपर लागू किया जाता था। तो सर्वप्रथम हम यहां चर्चा करते हैं, एक शब्द आया क्या है, गण। गण का मतलब होता है जिस तरह 1947 से पहले ये जो हमारा भारत था, ये भारत को हम गणतंत्र नहीं कह सकते। जे गणतंत्र वो होता है वर्तमान
वर्तमान समय की हम परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें तो जिस तरह हमारा भारत ये एक गणतंत्रात्मक राज्य है, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो शासनाध्यक्ष होता है, जिस तरह हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, तो उस राष्ट्रपति का चुनाव हम में से चुने हुए, जिस तरह लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं और जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उन निर्वाचित सदस्यों द्वारा भाग लेकर के और भारत के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो उसी प्रकार इन गणराज्यों के अंदर, यानी गण का मतलब होता है यहाँ का प्रशासन एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। तो उसी प्रकार ये जो गणराज्य हुआ करते थे, इसका पहला है वो क्या है? शासन का स्वरूप, यानी यहाँ का जो शासन था वो कैसे चलाया जाता था। तो हम कह सकते हैं ये जो शासन का जो स्वरूप था या यहाँ की जो सत्ता थी, यानी यहां की जो सत्ता थी, यह सत्ता किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में नहीं थी, यानी व्यक्ति विशेष के हाथों में नहीं थी। जिस तरह एक प्रकार का जो राजा हुआ करता था, यानी उस राजा के हाथ में अगर उस क्षेत्र की समस्त शक्तियां होगी, यानी वो राजा अगर वंशानुगत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी, एक राजा की मृत्यु होने के बाद में जब उसका उत्तराधिकारी राजा बनेगा तो वो तो वहां का क्या हो जाएगा? राजतंत्रात्मक शासन हो जाएगा। लेकिन इन गणराज्यों के अंदर जो शासन का स्वरूप था, यानी उस क्षेत्र की जो सत्ता थी, वो सत्ता एक व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर के, क्या? एक व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर, यानी वहां की जो सत्ता थी या जो शक्ति थी वो एक व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर के, और यहां का जो गणपति या जो मुखिया हुआ करता था, उस मुखिया का चुनाव क्या है? जनता द्वारा किया जाता था। यानी उस मुखिया का चुनाव था वो किसके द्वारा किया जाता था? जनता के द्वारा। ये जो जनता हुआ करती थी, ये जनता ही अपने प्रत्यक्ष मताधिकार के हिसाब से ये जो गणराज्य हुआ करते थे, उस गणराज्य का जो शासनाधिकार यानी अध्यक्ष होता था, उसका क्या करती थी? चुनाव करती थी। तो हम कह सकते हैं भी जो गणराज्य थे, उन गणराज्यों की जो केंद्रीय भूत जो शक्तियां हुआ करती थी, वो शक्तियां क्या है? किसी सत्ताधारी ताकतवर व्यक्ति के हाथों में न होकर के किसके हाथ में हुआ करती थी? जिसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या है? चुना जाता था, और उसको प्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा, यानी एक चुनाविक प्रक्रिया के माध्यम से उसका क्या है? चुनाव किया जाता था। तो इस प्रकार उसका चुनाव करने के बाद में एक परिषद या संस्था जो हुआ करती थी, क्या ये जो परिषद या संस्था हुआ करती थी, इन संस्था के सदस्यों द्वारा एक जो गणराज्य की जो सत्ता हुआ करती थी वो एक प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा एक व्यक्ति के हाथों में दी जाती थी। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार जो शासन का जो स्वरूप था वो एक सत्ताधारी ताकतवर व्यक्ति के हाथ में न दे करके और ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जाता था जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के, यानी जो जनता की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का क्या है? निराकरण करे। तो इस प्रकार हमने ये समझा भी शासन का जो स्वरूप था वो क्या था? जनता का शासन हुआ करता था, लेकिन जनता द्वारा क्या है? अपने प्रत्यक्ष मताधिकार के हिसाब से एक व्यक्ति को, या हम कह सकते हैं भी एक जो जितना भी जो गणराज्य का जो क्षेत्र था, उस गणराज्य के क्षेत्र का एक मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता था। केंद्रीय शासन का मतलब यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी वो उस समय किसके हाथ में थी? जिस तरह हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों के अंदर विधानसभाएं हैं, उसी प्रकार सेंटर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है। उस लोकसभा का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। यानी केंद्र का मतलब एक ऐसी सत्ता जिसका कोई केंद्रीय बिंदु निश्चित करके और वहां किसी के अंदर से जो गणपति हुआ करता है वो अपना शासन अपने व्यक्तियों के हाथों से होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो केंद्रीय शासन था, इस केंद्रीय शासन का जो मुखिया था वो कौन होता था? गणपति। यानी गणपति अब वर्तमान समय में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस तरह राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके हाथों में क्या है? वर्तमान सत्ता है। और वो सत्ता किन के द्वारा दी गई है? यानी जनता के द्वारा उसका चुनाव करके। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं भी जो केंद्रीय शासन था, इस केंद्रीय शासन का जो मुखिया क्या है? केंद्रीय शासन का जो मुखिया था वो मुखिया किसको कहा जाता था? गणपति को। और ये जो गणपति था इसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता था? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता था। हम कह सकते हैं भी इस गणपति को हम राजा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र के ऊपर लगभग किसका शासन हुआ करता था? राजा का। और इस राजा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? प्रत्यक्ष रूप से वहां की जनता के द्वारा ही किया जाता था। और अब देखो इन केंद्रीय प्रशासन के अंदर जो राजा मुख्य हुआ करता था, इस राजा के साथ में मंत्री भी हुआ करते थे, कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी हुआ करते थे, और अधिकारियों के अलावा कुछ सेनापति भी कह सकते हैं हम, सेनापति
यानी इन सबके शासन के, यानी मंत्री, अधिकारी और सेनापति, इन सबके सलाह मशवरे के बाद में ही, यानी ये जो मंत्री, सेनापति और अधिकारी हुआ करते थे, ये वहां का जो जिस क्षेत्र के अंदर इनको नियुक्त किया जाता था, उन क्षेत्र की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सामने रखते थे, किसके? राजा के सामने। इसी कारण हम कह सकते हैं जो केंद्रीय शासन था, उस केंद्रीय शासन के अंदर एक जो राज्य का प्रशासन था, वो राज्य का प्रशासन क्या है? एक राजा के हाथ में न होकर के और राजा द्वारा अपने नीचे जो मंत्री हुआ करते थे, उन मंत्रियों की सहायता से वो चलाता था। और जितनी भी जो समस्याएं होती थी, यानी एक क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं हुआ करती थी, उन समस्याओं से अवगत करवाते थे कौन कौन? मंत्री, अधिकारी, सेनापति या पुलिस विभाग के जो मुखिया हुआ करते थे। तो इस प्रकार जो गणराज्य हुआ करते थे, उन गणराज्यों के अंदर जो केंद्रीय जो शासन हुआ करता था, वो भी क्या था? सुदृढ़ तरीके से संचालित होता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? परिषा। और इसी परिषा को क्या कह सकते हैं हम? परिषद। जिस तरह हमारे वर्तमान समय में नहीं है क्या, कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा है और कुछ राज्यों के अंदर क्या है? विधान परिषद है। जिस तरह हम सेंटर सरकार की बात करते हैं या केंद्रीय शासन की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद भी है। तो उसी प्रकार गणराज्यों का जो प्रशासन था, उस प्रशासन को चलाने के लिए एक परिषा या एक क्या हुआ करती थी? परिषद हुआ करती थी। और हम कह सकते हैं ये जो परिषा थी, ये परिषा थी, ये जो गणराज्य हुआ करते थे, यानी जो गणराज्य हुआ करते थे, उस राज्य गणराज्यों की क्या थी? मुख्य संस्था कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? मुख्य संस्था। किनकी? ये जो परिषा थी, ये गणराज्य हुआ करते थे, उन गणराज्यों की क्या कह सकते हैं हम? मुख्य संस्था कह सकते हैं। यानी एक ऐसी संस्था जिसके माध्यम से राजा को भी समस्याओं से अवगत कराया जाता था, और वो राजा या वहां का जो गणपति या जो मुखिया होता था, इसी परिषा या इसी मुख्य संस्था के अंदर बैठ करके और लोगों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को चुनता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो गणराज्य की जो संस्था हुआ करती थी, उस संस्था को क्या कहा जाता था? परिषद भी कहा जाता था। और ये जो परिषद हुआ करती थी, ये परिषद अलग अलग मंत्रियों, यानी इस संस्था के अंदर जितने भी जो बड़े उच्च अधिकारी हुआ करते थे, मंत्री थे, अमात्य थे, या कोई अलग अलग यानी जो कर निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे, उन सब व्यक्तियों या विद्वान पुरुषों को मिलाकर के किसका निर्माण किया जाता था? परिषा या संस्था का। जितने भी परिषा या संस्था के जो सदस्य हुआ करते थे, वो सदस्य जिस गणपति के नीचे जो गणराज्य है, उस गणराज्य के अंदर जितनी भी समस्याएं आया करती थी, उन समस्याओं से अवगत करवाते थे। किसको? गणपति को। किसको अवगत कराते थे? गणपति को अवगत कराते थे भी उस राज्य के अंदर हमारा जो राज्य है या उस जो गणराज्य का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो जनता है, उस जनता के सामने ये समस्याएं आ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा जो लिच्छवी गणराज्य था, कौन सा? लिच्छवी जो गणराज्य था, इस लिच्छवी गणराज्य के अंदर जो परिषा थी, उस परिषा के अंदर यानी बड़ी गणराज्य के अंदर जो परिषा थी, उन परिषा के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, और कुछ बड़े छोटे जो गणराज्य थे, उन गणराज्यों के अंदर जो परिषा के सदस्यों की संख्या कम थी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो यानी वैशाली जो नगर था, उस वैशाली नगर के अंदर जो लिच्छवी गणराज्य था, उस लिच्छवी गणराज्य की जो परिषा थी, उस परिषा के अंदर हम कह सकते हैं भी 7,707 सदस्यों की, यानी हम कह सकते हैं 7,707 सदस्यों के समूह से मिलकर किसका निर्माण किया जाता था? एक परिषा का निर्माण किया जाता था। जिस प्रकार हम कह सकते हैं भी वर्तमान समय में ये हमारी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर उसको क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। उसी प्रकार जिस तरह लोकसभा की कार्यवाही के लिए लोकसभा सदन और राज्यसभा की कार्यवाही के लिए जो राज्यसभा सदन, यानी अलग अलग जो संस्थाएं निर्धारित की गई है, उसी प्रकार गणराज्यों के अंदर भी यानी अपना जो शासन था, उस शासन को चलाने के लिए किसका निर्माण किया गया था? परिषा या परिषद का। और इस परिषा या परिषद के जो सदस्य होते थे, वो जो अपने क्षेत्र की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का यानी जो समस्याएं थी उनका समय समय पर यानी उन समस्याओं का यानी जनता से उन समस्याओं से रूबरू होते थे, और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए उन समस्याओं से किसको अवगत कराते थे? राजा को अवगत कराते थे। जिस क्षेत्र के अंदर अगर बड़ी
बड़ा गणराज्य है तो उस गणराज्य के अंदर बड़ी परिषद होगी या पर हम कह सकते हैं परिषा होगी, और छोटे जो गणराज्य उस छोटे गणराज्यों के अंदर क्या है, छोटी परिषा या परिषद। पॉइंट क्या है, प्रांतीय प्रशासन, यानी प्रांतों का प्रशासन कैसा था। अब देखो जो गणराज्य थे वो गणराज्य क्या थे, बड़े बड़े हुआ करते थे। जिस तरह हम इन गणराज्यों को छोड़कर अगर वर्तमान भारत की बात करते हैं तो वर्तमान भारत के अंदर जो 28 राज्य है उसके अंदर 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसी प्रकार जब बड़े बड़े जो गणराज्य हुआ करते थे तो जिस प्रकार वर्तमान समय में जो भारत का जो क्षेत्र है उस भारत के क्षेत्र को प्रशासन चलाने के लिए अलग अलग पहले राज्यों में विभक्त किया गया, फिर जो राज्य हैं उन राज्यों को जिलों के अंदर डिवाइड किया गया, जिलों के बाद में उनको पंचायतों के अंदर डिवाइड किया गया, फिर उस क्षेत्र की जो शासन प्रणाली है उसको ग्राम पंचायतों के अंदर विभाजित किया गया था। उसी प्रकार यानी जो केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था किसका, गणराज्यों का, उस केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए कुछ बड़े जो गणराज्य थे उन गणराज्यों के अंदर अपना जो शासन था उस शासन को क्या है, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया था। क्या, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि जो गणराज्य थे उन गणराज्यों को कई पार्टों में विभाजित कर दिया गया, जिस तरह प्रांतों, जिलों के बाद में उनको तहसीलों, और तहसीलों के बाद में किस में विभाजित कर दिया गया था, ग्रामों या गांवों के अंदर विभाजित कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो एक बड़ा गणराज्य हुआ करता था उस गणराज्य का प्रशासन अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में दे दिया जाता था और उनकी अलग अलग इकाइयां विभाजित की जाती थी। जिस तरह अगर बड़ा गणराज्य है तो उनको प्रांतों में विभाजित किया जाएगा, उन प्रांतों के अंदर जिलों के अंदर अलग अलग क्षेत्र विभाजित किए जाएंगे, फिर तहसीलों में, और अंत में किसका स्थान आता था, गांवों का। और ये जो गणराज्य हुआ करते थे इन गणराज्यों के अंदर ये जो यानी प्रांत, जिला, तहसील और ग्राम हुआ करती थी। इन ग्रामों को हम कह सकते हैं भी राज्य के ये क्या थे, लघु राज्य थे, यानी इसको हमें छोटे राज्य भी बोल सकते हैं। और इन लघु राज्यों के मुखियों के लिए भी अलग अलग क्या निर्वाचित किए जाते थे, राजा निर्वाचित किए जाते थे। ये नहीं है भी एक क्षेत्र का ही क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र को गणराज्य। क्यों, क्योंकि गणराज्यों के अंदर बहुत से क्षेत्रों के भी राजा हुआ करते थे और वो राजा अपने में से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को गण का मुखिया या गणपति चुनता था। तो इस प्रकार जो शासन प्रणाली थी गणराज्यों की उसके अंदर प्रांतीय जो प्रशासन था उस प्रांतीय प्रशासन का भी क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। पांचवा पॉइंट है वो क्या है, संस्था या सभा। अब देखो हमारे भारत देश की जो शासन प्रणाली है उस शासन प्रणाली को एक जगह केंद्राभिभूत न करके अलग अलग राज्यों के हिसाब से राज्यों की सरकारें निर्वाचित की गई, फिर ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंचों का चुनाव किया गया, फिर जोन वाले जो क्षेत्र है उसके अंदर यानी जो प्रधान है या जो डायरेक्टर है उन सब के क्या है, अलग अलग चुनाव किए जाते हैं। तो उसी प्रकार यानी इन शासन गणराज्यों की शासन प्रणाली के अंदर एक संस्था हुआ करती थी, उस संस्था को क्या कहा जाता था, सभा। अब देखो जिस तरह हम वर्तमान समय में जो भारत का शासन है वो लोकसभा, राज्यसभा में, राज्यों के अंदर राज्य यानी जो विधानसभा है और विधान परिषद है, यानी अलग अलग संस्थाओं या सभाओं के अंदर क्या है, विभाजित है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं भी अगर हम संस्था की बात करते हैं तो हमारा जो लिच्छवी गणराज्य था, कौन सा, लिच्छवी जो गणराज्य था, इस लिच्छवी गणराज्य के अंदर जो व्यक्ति हुआ करते थे या जो प्रमुख हुआ करते थे या जो बड़े बड़े व्यक्ति हुआ करते थे उन व्यक्तियों का एक जो समूह है होता था, क्या है, उन व्यक्तियों का एक जो समूह होता था, किसका, जो एक तो राजा की नजरों के अंदर या गणपति के नजरों के अंदर उच्च कुशल व्यक्ति हो, किसी चीज के विद्वान हो या ज्ञाता हो, उन व्यक्तियों या अन्य जो मंत्री थे उन मंत्री या राजाओं, जो बड़े बड़े अन्य क्षेत्रों के जो राजा थे उन सब राजाओं को मिलाकर के एक समूह बनाया जाता था और उस समूह को क्या कहा जाता था, संस्था या सभा। उस समूह को क्या कहा जाता था, संस्था या सभा। हम कह सकते हैं भी अलग अलग जिस स्थान पर हम कह सकते हैं भी जिस स्थान पर जिस संस्था या सभा का निर्माण किया जाता था उसको क्या कहा जाता था, संस्थागार। उस स्थान को क्या कहा जाता था, संस्थागार। यानी कह सकते हैं भी वह स्थान जहां पर एक गणपति बैठ करके और अपने क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं थी अपने उच्च व्यक्तियों के माध्यम से यानी उन समस्याओं
का जो समाधान करता था या उन समस्याओं का हल निकालने के लिए बहुत से लोगों का एक समूह बना करके एक संस्था का निर्माण करता था। और उस संस्था का निर्माण करने के बाद में उस संस्था को या तो संस्था सभा कहा जाता था, और जिस स्थान पर यह सभा हुआ करती थी उस सभा का जो स्थान था उसको क्या कहा जाता था, संस्थागार कहा जाता था। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं भी ये जो संस्थागार हुआ करता था, इस संस्थागार के ऊपर सभी जो विषय हुआ करते थे एक राज्य या क्षेत्र से संबंधित, उस सभी क्षेत्र यानी जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता था। जिस तरह धर्म के ऊपर विचार विमर्श, सामाजिक अवस्थाओं के ऊपर विचार विमर्श, एक परिवार के अंदर जो मुखिया हुआ करता था उनके कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, एक जो राजा हुआ करता है उनका अपनी प्रजा के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, क्या वो राजा उन प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन सही कर रहा है। तो यानी इन चीजों की जो चर्चा की जाती थी, या सभी जितने भी जो एक राजा के अंडर में अपनी प्रजा के प्रति जितने कर्तव्य थे उन सभी की चर्चा किसके अंदर की जाती थी, संस्थागार के अंदर यानी चर्चा की जा सकती। तो हम कह सकते हैं गणराज्यों के प्रशासन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था वो किसका था, संस्था सभा या संस्थागार का स्थान हुआ करता था। यानी अनेक राजाओं को मिलाकर के जो संस्था बनाई जाती थी उन संस्थाओं के अंदर कौन कौन से अधिकारी मुख्य हुआ करते थे। तो सर्वप्रथम हम मानते हैं तो देखते हैं, एक तो हुआ करता था गणपति। ये जो गणपति हुआ करता था, ये गणपति अपना प्रशासन चलाने के लिए अपने नीचे कुछ विश्वास पात्र लोगों का चुनाव करता था। यानी उन विश्वास पात्र लोगों के अंदर हम कह सकते हैं कौन आता था, अमात्य, वजीर, उच्च अधिकारी, सेनापति, पुलिस विभाग का मुखिया। यानी जो गणपति हुआ करता था वो एक राज्य की जो समस्या थी वो उन समस्याओं को कौन कौन व्यक्ति अवगत करा सकते थे, कौन कौन से अमात्य यानी मंत्री, वजीर, उच्च अधिकारी यानी जो बड़े बड़े राजाओं बड़े बड़े जो अधिकारी होते जिसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता था, राजा का। और ये जो जितने भी अधिकारी हुआ करते थे उन अधिकारी ये राजा के क्या हुआ करते थे, विश्वास पात्र हुआ करते थे। यानी इन्हीं के माध्यम से, यानी जो सभा या संस्था थी इसी के माध्यम से एक राजा अच्छी तरह से या सुव्यवस्थित तरीके से अपनी सभा या संस्था का यानी संचालन कर सकता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो संस्था थी उस संस्था का तो उस समय महत्वपूर्ण स्थान था ही था। और उस संस्था के यानी हम कह सकते हैं भी एक मुख्य स्तंभ उस संस्था को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी, बड़े बड़े अधिकारियों और उच्च अधिकारी जो अपने जो गणराज्य हुआ करते थे या अन्य गणराज्य के अंदर में जितने छोटे रियासतें या जो राजा हुआ करते थे उन राजाओं की जो आपसी झगड़े या सलाह मशवरे हुआ करते थे वो उसी संस्था के ऊपर किए जाते थे। और गणपति द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग यानी व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाता था या अलग अलग व्यक्तियों को वहां पर यानी शासन के लिए लगाया जाता था। और ये व्यक्ति क्या है, उस राजा के विश्वास पात्र हुआ करते थे। संस्था की कार्यवाही यानी जो बड़े बड़े लोगों का जो समूह हुआ करता था उस समूह को मिलाकर के एक संस्था कही जाती थी या एक सभा का निर्माण किया जाता था। और जिस जगह सभा का निर्माण किया जाता था उस जगह को क्या कहा जाता था, संस्थागार। तो अब ये जो संस्थागार थी या जो सभा थी उस सभा की कार्रवाई कौन करता था, यानी कार्यवाही कैसे की जाती थी। जिस तरह हम राज्यसभा के सदन के अंदर जो राज्यसभा का जो मुखिया हुआ करता है उसके नीचे अनेक मंत्री बैठ करके क्या है, सभा की जो राज्यसभा हुआ करती थी उसकी कार्यवाही का संचालन करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो संस्था थी इस संस्था के अंदर जो कार्यवाही का कार्य संचालन कौन करता था, तो ये जो संस्था थी इस संस्था के अंदर यानी जो कार्यवाही थी वो कार्यवाही किसके अंदर की जाती थी, नियमबद्ध तरीके से की जाती थी। क्या नियमबद्ध तरीके से की जाती थी। जिस तरह वर्तमान समय में हमारी जो संसद है उस संसद के जो दो भाग है लोकसभा और राज्यसभा, इनकी भी अलग अलग क्या है संसद यानी कार्यवाही हुआ करती है, जिस तरह लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन के अंदर। तो उसी प्रकार जो गणराज्यों के जो मुख्य शासन प्रणाली थी उस मुख्य शासन प्रणाली के अंदर महत्वपूर्ण स्थान किसका था, संस्था का। तो उस संस्था की कार्यवाही को यानी चलाने के लिए या कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके जो नियम थे उन नियमों के आधार पर ही क्या है उस संस्था की कार्यवाही का संचालन किया जाता था। और ये
जो संस्था हुआ करती थी, इस संस्था के अधिवेशन के लिए क्या है, इस संस्था के अधिवेशन के लिए यानी गणपूर्ति का होना अनिवार्य था। किसका? गणपूर्ति ओब्लिक हम कह सकते हैं कोरम, गणपूर्ति या कोरम का होना अनिवार्य है। जिस तरह वर्तमान समय में अगर राज्यसभा की कार्यवाही करनी है तो राज्यसभा की कार्यवाही के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों का होना निश्चित है। जितनी यानी सीटें हैं उन सीटों में से 1/10 सदस्य उस कार्यवाही के अंदर होने क्या है, आवश्यक है। तो उसी प्रकार जो गणराज्य हुआ करते थे उसके अंदर जो संस्था थी, उस संस्था की पहले तो कार्यवाही को नियमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाता था, और फिर अगर किसी संसद के अंदर या किसी संस्था के अंदर अगर कार्यवाही करनी है तो उसकी जो अधिवेशन है उस अधिवेशन को वर्तमान की जो संसद प्रणाली है उसके हिसाब से गणपूर्ति या कोरम के हिसाब से उसका यानी संचालन किया जाता था। यानी कह सकते हैं भी जिस तरह एक निश्चित सदस्य अगर शामिल होंगे तो ही क्या है उस संस्था की क्या है कार्यवाही की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं भी निश्चित सदस्यों की क्या है उपस्थिति इसके अंदर आवश्यक थी। और आवश्यक यानी ये जो अधिवेशन होता था, इस अधिवेशन के अंदर जो बैठने के लिए जो व्यक्ति आते थे या बड़े बड़े जो अधिकारी आते थे उनके लिए बैठने के लिए अलग अलग क्या लगाए जाते थे, आसन लगाए जाते थे या अलग अलग, जिस तरह वर्तमान समय में लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई के लिए अलग अलग फर्नीचर के क्या है मेज वगैरह बनाए जाते हैं, उसी प्रकार उस समय भी क्या है बैठने के लिए अलग अलग आसन लगाए जाते थे। और उन आसनों पर बैठ करके एक जो मुख्य गणपति या जो संस्था का जो अधिकारी होता था वो वहां पर गणपूर्ति के माध्यम से अपने लोगों की जो समस्याएं या अपने उच्च अधिकारियों के जिस क्षेत्र में जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है उस क्षेत्र के अंदर कोई प्रशासन से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का भी समाधान कहां किया जाता था, इस संस्था की कार्यवाही के अंदर। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, सेना व पुलिस विभाग। अब देखो वर्तमान समय में हमारे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो जब से हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू है, उस संविधान लागू होने के बाद में अलग अलग विभागों के अंदर भर्तियां होती है। जिस तरह शिक्षा विभाग है यानी पुलिस विभाग है, सेना विभाग है, तो उसी प्रकार इस गणराज्यों की जो शासन प्रणाली थी, इस गणराज्यों की शासन प्रणाली के अंदर सेना व पुलिस का भी क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। क्यों? क्योंकि जो एक राजा का जो जितना क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र की जो सीमाएं हुआ करती है, जिस तरह वर्तमान समय में हमारी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं की रक्षा कौन करता है, सैनिक करता है। तो हम कह सकते हैं भी जो सीमाएं थी उस सीमाओं की रक्षा करने के लिए राजा किसकी नियुक्ति करता था, सैनिकों की नियुक्ति करता था। और इन सैनिकों का जो मुखिया हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था, सेनापति, यानी सेनापति कहा जाता था। किसको? सेना का जो मुखिया हुआ करता था, यानी जो अपने बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए या अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए, यानी कोई बाहर से आक्रमण करने वाला या आक्रांता उस गणराज्य को क्या है हानि न पहुंचाए, इसके लिए किसकी व्यवस्था की जाती थी, सेना की। और सेना की व्यवस्था के साथ साथ जो राज्य की आंतरिक शक्तियां हुआ करती थी या जो राज्य का आंतरिक अंदर का जो प्रशासन था, उस अंदर के प्रशासन को चलाने के लिए राजा किसकी नियुक्ति करता था, पुलिस की नियुक्ति भी करता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो राजा हुआ करता उस राजा के अंदर सेना का भी मुख्य स्थान था राजा के अंडर में या उस गणराज्य के अंदर, और किसका, पुलिस विभाग का भी महत्वपूर्ण स्थान था। यानी अपना जो प्रशासन है उस प्रशासन को व्यवस्थित तौर तरीके से चलाने के लिए, यानी सीमांतों की रक्षा तो किसके द्वारा की जाती थी, सैनिकों के द्वारा। और जो आंतरिक जो यानी एक राज्य के अंदर का जो क्षेत्र था उस अंदर के क्षेत्र का जो प्रशासन था वो उस प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसका निर्माण किया जाता था, पुलिस विभाग का निर्माण किया जाता था। तो इस प्रकार गणराज्यों का जो 8वां शासन प्रणाली का 8वां पॉइंट है वो क्या है, सेना व पुलिस। 9वां पॉइंट है वो है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। अब देखो पहले तो हम ये समझते हैं स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है। यानी एक जगह के अंदर किसी जनता द्वारा चुने हुए एक व्यक्ति, यानी हम कह सकते हैं जिस तरह हम ग्राम पंचायत का चुनाव के अंदर हम ग्रामीण जो लोग होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके, और जिस तरह गांव की जो ग्राम पंचायत हुआ करती है उस ग्राम की ग्राम पंचायत के लिए किसका चुनाव करते हैं, यानी सरपंच का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार जो नगर परिषद हुआ करती है या जो नगर निगम होती है, नगरों के अंदर
या शहरों के अंदर, तो उसके जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष हुआ करते हैं, महापौर हुआ करते हैं, उसका चुनाव भी वहां रहने वाली जनता के द्वारा किया जाता है। तो यहां जब हम गणराज्यों की चर्चा करते हैं तो इन गणराज्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो वर्तमान का हमारा जो समय है, यानी अब जो वर्तमान का समय, जिस तरह नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया किसको, प्रशासन को, तो उसी प्रकार जो गणराज्य हुआ करते थे, इन गणराज्यों की जो शासन प्रणाली थी, उस शासन प्रणाली के अंदर भी स्थानीय स्वशासन का क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। कैसे? क्योंकि गणराज्य थे वो अगर छोटे से क्षेत्र को तो हम गणराज्य नहीं कह सकते, गणराज्यों का जो आकार था वो क्या था, विशाल था, यानी विशाल आकार हुआ करता था। हम कह सकते हैं जो गणराज्य थे उन गणराज्यों का आकार क्या था, विशाल था। इस विशालता को देखते हुए, क्या इस विशालता या बड़े गणराज्य को देखते हुए वहां का जो प्रशासन है, उस प्रशासन को अलग अलग भागों के हिसाब से स्थानीय स्वशासन के अंदर क्या है, रूपांतरित कर दिया जाता था, या स्थानीय जो स्वशासन था उसको सर्वाधिक क्या है, प्रोत्साहित किया जाता था। अभी एक छोटे से क्षेत्र के अंदर अगर स्वशासन हमको शासन शुरू करना है तो वहां का क्या भी एक मुखिया का निर्माण किया जाता था, और जो बड़े बड़े नगर हुआ करते थे उस नगरों के अंदर भी उस समय क्या थी, यानी ऐसी ही स्थानीय शासन की क्या थी, प्रणाली लागू की गई थी। किसके द्वारा? गणपति या मुखिया के द्वारा। तो हम कह सकते हैं भी अगर स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, तो अगर नगरों की बात करते हैं तो वर्तमान समय में हमारे यहां क्या हुआ करती है, ग्राम पंचायतें। यानी ग्रामीण क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रशासन किसके हाथ में होता है, ग्राम के मुखिया के अंदर, और ग्राम पंचायतों के माध्यम से किसका चुनाव किया जाता है, सरपंच का चुनाव किया जाता है। उसी प्रकार उस समय की जो नगरीय प्रशासन था, यानी जो गणराज्य हुआ करते थे उस समय का जो नगरीय प्रशासन था, जो वर्तमान के किसके समान कह सकते हैं हम, नगर पालिका के समान कह सकते हैं। किसके समान? यानी नगरों का प्रशासन किसके हाथों में होता है, नगर पालिकाओं के हाथों में, और गांव का प्रशासन किसके हाथ में होता है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, कौन, सरपंच, उसके हाथ में होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं या जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और वहां स्थानीय यानी एक स्थान के आवर्त के रूप में घेर करके और वहां का क्या किया जाता है, शासन चलाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आधुनिक हमारा ग्राम पंचायत है या आधुनिक क्षेत्र की क्या है, जो नगरीय शासन प्रणाली है, उसी तरह का भी शासन किसके अंतर्गत चलता था, गणराज्यों की शासन प्रणाली के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस प्रश्न के अंदर ये समझा भी जो गणराज्य हुआ करते थे उन गणराज्यों के अंदर जो शासन चलाने की जो प्रवृत्तियां थी, उन प्रवृत्तियों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। इसी के साथ में आज का हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। धन्यवाद।